वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फौज के बिजनेस एम्पायर के हवाले से। एक मुल्क जहां आवाम महंगाई, बेरोजगारी और कर्जों के बोझ तले दब चुके हों, वहां अगर सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि फौज है, तो सवाल उठता है, क्या ये डिफेंस फोर्स है या कॉरपोरेट एम्पायर? ये इकोनॉमी जो है, इनकी सियासी ताकत, फौज की सियासी ताकत को बढ़ाने का एक तरीका है। पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे धकेलते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते सियासत में। इन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए मईशत में, इकोनॉमी में पांव फैलाए। सियासत में तो हमेशा से इनकी दरअंदाजी थी, लेकिन मईशत में, और उसमें भी बिजनेस इंटरेस्ट जो है, मतलब ये कि एजुकेशन ले लें, सीरियल प्रोडक्शन ले लें, फौज फिल्में भी बनवाती है, उसको भी फाइनेंस करती है। पाकिस्तानी फौज जो है वो अफसाने भी लिखवाती है, ड्रामे भी बनवाती है। अब ये मिलिट्री बिजनेस क्या है? इसका मतलब है फौज की वो कारोबारी और मुआशी एक्टिविटीज जिनका डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉफिट मेकिंग से है। और ये प्रॉफिट पूरी मिलिट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप और कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स में होता है। और वो इस सरमाए, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉलिटिकल क्लाउड, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अपनी पावर को एनहांस करने के लिए। नदीम बाजवा पिज्जा ड्राइवर हुआ करता था। आज उनके पास 99 से ज्यादा कंपनीज कैसे हैं, जिसमें से 133 रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी तकरीबन मालियत तकरीबन $40 मिलियन बनती है, $39.9 मिलियन बनती है। अगर हम पापा जॉन्स के टोटल वर्थ की बात करें तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब ये फ्रेंचाइज है। पाकिस्तान में ये सवाल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। सन 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस फुटप्रिंट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली तक पहुंच चुका है। एक ऐसा स्केल जो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस एंटिटी फौजी फाउंडेशन एक मिलिट्री रन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $5.9 बिलियन है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। फौजी फाउंडेशन के अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या DHA और शाहीन फाउंडेशन मिलकर एक मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक एम्पायर बनते हैं। ये एम्पायर किन सेक्टर्स में है? बैंकिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिटेल, हत्ता के फूड प्रोडक्ट्स तक। यानी एक ऐसी फौज जो सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि बाजार तक भी फैल चुकी है। फाउंडेशंस के आगे उन्होंने बिजनेस खोले हुए हैं। इस अपने बिजनेस इंटरेस्ट के बढ़ते पे ना सिर्फ कि ये एक और भी बड़ा देव-कामत ये सियासी प्लेयर बन गए, बल्कि ये माशरे के अंदर भी इन्होंने दरअंदाजी करी। पाकिस्तान फौज ये बताती है कि जी पाकिस्तान को, उसकी जो आइडियोलॉजी को और जो टू नेशन थ्योरी को जो संभाल के जो चल रहा है इदारा, वो पाकिस्तान फौज है। और अगर पाकिस्तान फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। ये जो नैरेटिव है, जो लोगों के जहन में चीज़ है, जब वो मुकाबला करें तो लोगों को यही लगे, पाकिस्तानियों को, कि फ़ौज ही एक वाहिद अतारा है जो पाकिस्तान को बचाएगा। और यही कहानी जो है वो चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ फौजी फाउंडेशन के नीचे कम से कम 25 कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, और ये सिर्फ एक फाउंडेशन है। 2025 के वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक मिलिट्री लिंक्ड कम से कम 9 और कंपनीज भी $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या है? ये कि पाकिस्तान की टॉप बिजनेस रैंकिंग में सिविलियन कॉर्पोरेट्स नहीं बल्कि मिलिट्री बैक्ड एंटिटीज डोमिनेट कर रही हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 93 मिलियन यानी कि 93 मिलियन एकड़ जमीन है कि जो मिलिट्री के पास जमीन है वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो उसको अपने पर्सनल मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रियल एस्टेट के बड़े बड़े शहर बना सकते हैं, DHAs बना सकते हैं, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। ये डोमिनेंस सिर्फ साइज की वजह से नहीं
बल्कि सिस्टम की वजह से भी है। मिलिट्री बिजनेस को मिलता है टैक्स एग्जम्पशन, सस्ती जमीन और रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, यानी एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड जहां सिविलियन बिजनेस कंपीट ही नहीं कर पाता। ऑफिशियल नैरेटिव्स ये हैं कि ये बिजनेसेस वेलफेयर के लिए हैं, फौज के रिटायर्ड जवानों के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। फौजी फाउंडेशन क्लेम करता है कि वो अपने प्रॉफिट्स का 80% वेलफेयर पर खर्च करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक यह फिगर 5% से भी कम हो सकता है। तो सवाल यह है, बाकी पैसा कहां जाता है? क्रिटिक्स कहते हैं यह क्लोज्ड एलीट नेटवर्क है, जहां पावर और प्रॉफिट दोनों एक ही सर्कल में घूमते हैं। ये जो सरमाया है, ये जो कैपिटल है या प्रॉफिट है, इसका सिविलियन गवर्नमेंट को अंदाजा ही नहीं होता कि इसका वॉल्यूम क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है, जिसकी वजह से इसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी का सबसे पावरफुल एसेट है लैंड। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बन चुका है। If we just look at the largest urban estate developed in this country, these are your 8 defense housing authorities. These 8 defense housing authorities today have something like 25 million square feet of covered area, and the value of that land and the property thereof is close to $10 billion. Privileged access to land. In fact, my research tells me that perhaps the principal element of privilege is in terms of privileged access and ownership to land. And this is manifest, of course, in the cantonment areas very vividly. अब सवाल ये बनता है कि आखिर मिलिट्री के पास इतने सारे रिसोर्सेज आते कहां से हैं? तो इसके 3 मेन जरिए हैं। पहला जरिया है लैंड यानी कि जमीन, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री को एलोकेट करती है, और उसके बाद मिलिट्री की डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है कि वो उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करें, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करें। दे हैव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा जरिया है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स को देती है। उनको सपोर्ट स्टाफ मिलता है, क्लब मेंबरशिप्स मिलती हैं, ट्रैवल सब्सिडीज मिलती हैं, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि बिजली, गैस और पानी का बिल बहुत कम आता है क्योंकि उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही होती है। और जो तीसरा जरिया है वो है फ्री मार्केट की प्रैक्टिसेस की धज्जियां उड़ाते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का रुख मोड़ देना मिलिट्री की जानिब। प्राइम अर्बन लैंड सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलिट्री एंटिटीज को एलोकेट किया जाता है, फिर वही लैंड हाई एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट होता है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां स्टेट रिसोर्सेज प्राइवेट स्टाइल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका रुख मोड़ दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री के लोगों की जानिब जो उससे भरपूर पैसा बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कोई जिक्र पाकिस्तान के बजट में नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म उतरने के बाद भी पावर खत्म नहीं होती। स्टडीज के मुताबिक फौजी फाउंडेशन और एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस में 20% से ज्यादा सीनियर रिटायर्ड कोर कमांडर्स को टॉप पोजीशंस मिलती हैं, और यह साइकिल कंटिन्यू होता रहता है यूनिफॉर्म से बोर्डरूम तक, यानी इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी, जहां इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर एक ही सिस्टम में मर्ज होते हैं। बाजवा फैमिली की बात करें, इन्होंने $52.2 मिलियन अपने जो कंपनीज है उनको बूस्ट करने में लगाए हैं। $14.5 मिलियन इन्होंने प्रॉपर्टी के काम में लगाए हैं। जब बाजवा साहब कमांडर बने थे साउथ कमांड के, तो बाजको ग्रुप में इनके बेटों का शेयर आ गया था। अब बाजको ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर लिया हुआ था। वहां पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम किसको सौंपे? अपनी कंपनी को सौंपे। फरूख जेबा नाम है इनकी वाइफ का। वो शेयर होल्डर थी 85 कंपनीज की, जिसमें से 82 फॉरेन कंपनीज थी, 71 कंपनीज यूएसए में थी, 7 कंपनीज यूएई में और 4 कंपनीज कनाडा में थी। अब दूसरी तरफ देखिए अवाम की हालत। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी गुजार रही है।
16.5%, यानी लगभग 40 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। आम आदमी इस वक्त ऐसे वक्त में इस इशू के साथ पकड़ा गया है कि वो खुद चित लेटा हुआ है। महंगाई इतनी है कि वो सर से ऊपर है, इन्फ्लेशन का कोई हाल नहीं है, रोटी जो है वो महंगी हो गई है, लोगों के पास इस वक्त सांस लेने की जगह नहीं है। सो एक तो लोग परेशान हैं, लेकिन भूखे हैं भी हैं, बुरे हाल भी हैं। सोसाइटी का जो नैरेटिव है अब वो फ़ौज के हाथ में है। उसको आप ISPR कह लें, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो PR एजेंसी है, इन्होंने एक ऐसी एक आइडियोलॉजी को तरवीज दिया है जिसमें आपको लोग मरने मारने के लिए, काटने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको लिया जाता है, उनको इंटर्नशिप होती है, हर शहर में ये हो रहा है। सो उनके फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उनको फिर ऐसे जिसे कहते हैं ना रिग्रेसिव सोच के लोगों से उनको जो है वो लेक्चर दिलवाए जाते हैं और एक पूरी उनकी सोच, उस यंग एज में एक सोच बनाई जाती है कि जी पाकिस्तान फ़ौज नहीं है तो कुछ भी नहीं। और जो लोग इसको सवाल करते हैं, जो कि सादा से मुल्क की खातिर एक सवाल करते हैं, वो सब के सब गद्दार हैं, रॉ के एजेंट हैं, वगैरह वगैरह। पर कैपिटा इनकम लगभग $6,950 पर अटकी हुई है। तो एक तरफ $1 बिलियन मिलिट्री बिजनेस, दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग आवाम। ये डिस्पैरिटी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। जब एक फौज इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स बन जाए तो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सिक्योरिटी से ज्यादा फोकस इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पर शिफ्ट हो जाता है। यह मॉडल रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट ड्रिवन हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी भी एक स्ट्रेटेजिक टूल बन सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत जमीन बोस हो चुकी है, यानी तकरीबन बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी की जो एंटरप्राइज है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, उसने 109 बिलियन की सेल्स की है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 38 बिलियन से बढ़ के 48 बिलियन हुआ है उस वक्त जब पाकिस्तान घुटनों के बल बैठा हुआ है, यानी अपने मुल्क को ये निचोड़ रहे हैं। ये कैसे इन्होंने, यानी कि एक तरफ मुल्क भूख से मर रहा है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, पैसे नहीं है कि तेल खरीदें लोग घर में। आज अगर पाकिस्तान इस नहज तक पहुंचा है तो इसको यहां तक पहुंचाने वाली पाकिस्तान की फौज है। If we could only rationalize and perhaps begin to create a sense of greater participation by the elite in the development of a country. Today the cost of the privileges is over 2,000 billion rupees. Inequality, to the extent it represents privileges to vested interests, a democratic welfare state must surely move towards rationalizing and ensuring that there's a fairer distribution of income, wealth and privilege in our country. देखा जाए तो ये एक मिलिट्री इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स है जहां पॉलिसी, पावर और पैसा इंटरकनेक्टेड है। तो क्या पाकिस्तान की फौज सिर्फ एक डिफेंस इंस्टीट्यूशन है या फिर एक पैरेलल इकोनॉमिक स्टेट जहां अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड है और कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड? अब सबसे बड़ा सवाल, जहां फौज बिजनेस करेगी तो मुल्क का मुस्तकबिल कौन संभालेगा? वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए